नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय हाय शेषराज जी। हाय 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 सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक बहुत ही अच्छा दिन मैंने बिताया है दोस्तों। हेल्पिंग हैंड ग्रुप का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे 7 डेडली सिंस 7 घातक पापों पे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और आज दोस्तों जो चौथे नंबर का सिन है, घातक पाप है, एंगर, गुस्सा, क्रोध, इस पर दोस्तों मुझे अपने अनुभव साझा करने हैं। दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही दोस्तों पहली बार पता चला कि मैं एक अल्कोहलिक, एक ऐसा शराबी हूँ कि जो अल्कोहलिज्म नाम की एक भयानक बीमारी से ग्रसित है। जिस प्रकार का मेरा शराबी जीवन है, मैं कंट्रोल में पीना चाहता हूँ लेकिन मैं कंट्रोल में नहीं पी पाता। शराब का विचार मेरे मन में जब आता है तो कोई भी मानवीय शक्ति मुझे रोक नहीं पाती और मैं शराब पीने और पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। सिचुएशन मेरी ऐसी हो गई है कि मैं कभी कभी तो खुद नहीं पीना चाहता, मेरी खुद की इच्छा होती है कि मैं शराब न पीऊं, मगर उसके बावजूद दोस्तों मुझे शराब पीनी ही पड़ती है। पीने के मामले में मैं च्वाइस खो चुका हूं। ये जो मेरी एक होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड ए में आने के बाद में पता चली, मुझे उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि 15 साल के शराबी जीवन में जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ उसके पीछे का कारण क्या है। मगर दोस्तों जो एक सोच लेकर मैं ए में आया था कि हाँ शराब मेरी प्रॉब्लम है और दारू मैं बंद कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो भी एक भ्रम था। ये इस ए की मीटिंग में आने के बाद ही पता चला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम इतना पावरफुल है दोस्तों कि ये सबके लिए काम करता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना अमीर गरीब, ना भाषा का बंधन, ना और किसी भी चीज का। जो भी आदमी ईमानदार है, उसका मन खुला है, उसकी मन की तैयारी है, 100% दोस्तों इस प्रोग्राम पे वो सफल होता ही है। हमने देखा है, पढ़े लिखे लोगों से लेके तो अशिक्षित लोग, अमीर गरीब, हर प्रकार के लोग ए में सफल हुए। लेकिन ये जो शराब की दूरी हमको मिलती है, अगर हमने शुरुआत में कुछ तत्व फॉलो किए तो 100% हम शराब से दूर हो ही जाते हैं। मगर यहाँ मुझे बताया गया कि सिर्फ शराब से दूर रहना मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। शराब बंद करने से अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का इलाज शुरू होता है, खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि फिर आगे में बताया गया कि यह अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी एक स्पिरिचुअल डिजीज है, स्पिरिचुअल मैलेडी, आध्यात्मिक बीमारी, जिसने ना सिर्फ मेरे शरीर को घेर के रखा है, बल्कि इसने मेरी मानसिकता, मेरी आत्मा, यानी कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तिमत्व और भावनाओं को भी कहीं तो भी ग्रसित कर करके रखा है। और इसीलिए यदि मैं ये सोचता हूँ कि दारू बंद कर देने से सब ठीक हो जाएगा, कुछ ही दिनों में ये भ्रम हमारा टूट जाता है। ए में आने के बाद में
भगवान की कृपा से मुझे फिर दोबारा दारू की तरफ जाने का मौका तो नहीं मिला। देखते देखते 15 साल के करीब हो गए, मगर मैंने इन 14-15 सालों में ऐसे अनगिनत लोगों को देखा है कि जो शराब की दूरी मिलने के बाद अच्छा खासा सब कुछ ठीक चलते रहने के बाद भी फिर किसी न किसी कारणों से दोबारा शराब की तरफ में गए। कुछ लौट कर आए, कुछ लौट के भी नहीं आए। कुछ एक बार ही गलती करके वापस आ गए, कुछ बार बार गलती करके उनका अभी भी आना जाना चालू है। तो ये मेरे लिए कहीं तो भी एक सबक था। बोलते कि इंसान अपने अनुभव से भी सीखता है और दूसरों के अनुभव से भी सीखता है। समझदार इंसान वही है कि जो दोनों चीजों से सीखता है। मैंने दोनों चीजों से सीखा, अपने अनुभव से भी सीखा, दूसरों के अनुभव से भी सीखा कि जो गलतियां दूसरे लोग कर रहे हैं, यदि मैंने भी वही गलतियां की तो वैसा ही परिणाम मेरी जिंदगी में आने वाला है। और शायद इसी डर की वजह से कि मैं फिर दोबारा उस दलदल में नहीं जाना चाहता था, ए में लगातार मैं बने रहा। ए ने जो कहा उसको फॉलो किया और नतीजा मिला सोब्रिटी। सोब्रिटी यानी शराब की दूरी। लेकिन सिर्फ यही मेरे लिए काफी नहीं है। ये कुछ ही दिनों सालों के बाद में शुरुआत में ही मुझे पता चल गया कि ये एक स्पिरिचुअल डिजीज है, स्पिरिचुअल मैलेडी है। और जब तक मैं आध्यात्मिक रूप से ठीक नहीं होता हूँ, तब तक मैं मानसिक और शारीरिक रूप से भी ठीक नहीं होगा। मगर जैसे ही मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी पर काम करना शुरू करता हूँ, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाता हूँ। यदि मैं अपनी शराब की दूरी को परमानेंट बनाना चाहता हूँ और इस शराब विरहित जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, जीने का आनंद लेना चाहता हूँ, तो मुझे कहीं तो भी अपनी आध्यात्मिक बीमारी को समझना पड़ता है और उस पर वन डे एट ए टाइम के बेसिस पे काम करना पड़ता है। दोस्तों, शुरुआत में जो अनुभव मैंने लिए, अपने खुद के भी अनुभव, अन्य लोगों के भी अनुभव, इन्हीं चीजों ने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन 12 कदमों पे काम करने के लिए बाध्य किया। शराब की दूरी मिल चुकी थी, थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि एक परमानेंट सोब्रिटी चाहिए। बाकी के लोगों के जैसा बार बार शराब की तरफ अगर नहीं जाना है, और दूसरी बात, मेरे जीवन को और खुशहाल बनाना है, हैप्पी जॉयस फ्री बनाना है, तो मुझे अपनी छानबीन करनी पड़ेगी। We have to get down that causes and conditions। क्योंकि शराब सिर्फ एक सिम्टम है, सिर्फ एक लक्षण है मेरी बीमारी का। असल जड़ जो है वो कुछ और है। और फिर जब दोस्तों मैंने अपना स्पॉन्सर बनाया, मार्गदर्शक जिसको हम कहते हैं, जो मेरे पहले आया हुआ है, मेरे बाद में आया हुआ भी हो सकता है, मगर जिसको प्रोग्राम के बारे में जानकारी है, जो मुझे मदद कर सकता है कि इसको कैसे चलना, कैसे क्या है ये प्रोग्राम, उसकी मदद से मैंने जब अपनी छानबीन शुरू की, वही दोस्तों मुझे इन 7 घातक पापों के बारे में जानकारी मिली। ए के लिटरेचर में वो सारी चीजें लिखी हुई है। हम जब 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में चौथे कदम का चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें इन 7 घातक पापों का जिक्र है कि कैसे ये जो 7 डेडली सिंस है, ये जो 7 घातक पाप है, हमारी बर्बादी के कारण है। पूरी दुनिया में जो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक दोनों लोगों में ये चीजें पाई जाती है, लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए ये जो 7 घातक पाप है सबसे ज्यादा खराब और खतरनाक है, क्योंकि ये मुझे फिर दोबारा शराब की तरफ में लेके जा सकते हैं, मेरे जीवन को कहीं तो भी तहस-नहस करने का काम ये करते हैं। तो अपनी 4 स्टेप इन्वेंटरी में ही दोस्तों अपने स्वभाव का परिचय हुआ, और उसी में
ये जो 7 घातक पाप है, 7 डेडली सिंस है, उसमें ये जो चौथे नंबर का जो सिन है, पाप है, एंगर, गुस्सा, कैसे ये मेरी बर्बादी का कारण है और आज सोबराइटी में भी कैसे ये मेरी इस सोबराइटी को खतरा पैदा कर सकता है, ये दोस्तों समझने का मौका मिला। और सही में दोस्तों, आज भी मुझे वन डे एट ए टाइम बेसिस पे अपने इस चौथे नंबर के इस घातक पाप पे, अपने स्वभाव के दोष पे बिल्कुल नजर रखनी पड़ती है। ये नहीं है कि आज 14 साल से ज्यादा हो गए तो मैं संत बन गया हूँ, अब तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता, अब तो मैं चिड़चिड़ ही नहीं करता, मेरे मन में कभी खुन्नस के भाव ही नहीं आते। ये कहना कहीं तो भी अपने आप से एक बेईमानी और झूठ होगा। ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, कहीं तो भी निसर्ग ने और ईश्वर ने बाय बर्थ हमारे अंदर में दी है, जिसको हम नेचुरल इंस्टिंक्ट कहते हैं, नैसर्गिक प्रवृत्ति। और जहां तक गुस्से की बात है, बाकी भी भावनाओं के जैसा, तो ये हम देखते हैं दोस्तों कि ये सब में ही पाई जाती है। आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जानवर हो, सब में हम गुस्सा बिल्कुल सहज भाव से देखते हैं। मगर ये जो गुस्सा है, ये जो गुस्से की जो भावना है, ये दोस्तों मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए बहुत खतरनाक है। मेरे लिए किसी भी तरीके से फायदे का सौदा नहीं है। और मैंने देखा दोस्तों कि मेरे अल्कोहलिज्म को एक्सेलरेट करने का जो काम है, अन्य जो चरित्र के दोष थे, जो अन्य घातक पाप थे, उनके साथ साथ इस गुस्से की भावना ने भी दोस्तों मेरे अल्कोहलिज्म को बढ़ाने का बहुत काम किया। अपनी चौथे कदम की छानबीन में ये सारी चीजें मेरे सामने में आई। मेरे पिताजी भी शराबी थे और एक छोटा परिवार होने के बावजूद पिताजी के शराबीपन की वजह से कई तो भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। एजुकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था, घर में मन नहीं लगता था, तनाव थे, अभाव की जिंदगी थी। तो बिल्कुल ये सारी चीजें मेरे अंदर में पिताजी के प्रति एक प्रकार का गुस्सा पैदा कर रही थी। लेकिन मैं बच्चा था, छोटा था, चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाता था। ना मैं पिताजी को निपट सकता था, ना मैं उनको कुछ बोल सकता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और बाद में जब अल्कोहल मेरी जिंदगी में आया, अल्कोहल या कोई भी नशा एक ऐसी चीज होती है कि जो सारी हमारी दबी हुई भावनाओं को उभार देने का काम करती है, भड़काने का काम करती है। मैं बिल्कुल तमाम हालातों में भी मैं अच्छी संगत में रहा, मेरा सोशल इन्वॉल्वमेंट अच्छा था, अच्छे कामों में मैं था, बहुत जल्दी मैंने अच्छा नाम कमाया था, लोग तारीफ करते थे। मगर कॉलेज में जाने के बाद में पहली बार मेरी जिंदगी में शराब आई। और दोस्तों ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मैंने पहली बार जो शराब पी तो किसी गम में, दुख में, समस्याओं में नहीं पी। मैंने बिल्कुल एंजॉय के लिए ही पी थी, आकर्षण की वजह से ही मैंने शराब पी कि चलो यार पूरी दुनिया पीती है, अपन भी पी के देखते हैं। दोस्तों ने बोले कि लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ले लिया। नहीं मालूम था कि बाद में ये जो रिश्तेदारी है इतनी मजबूत होने वाली है कि ये तो मेरी जीवन संगिनी बन जाएंगी, और ऐसी जीवन संगिनी बन जाएंगी कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूटेगी नहीं, मेरी जान ले लेंगी, मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगी। पहली बार जब शराब पिया था तब सोचा ही नहीं था दोस्तों। धीरे धीरे तो सिर्फ आकर्षण के तहत ही ये मुझे खींचने लगी। अच्छा लगा मुझे कि यार, सोचने लग गया मैं कि ठीक है, अपने पिताजी भी बर्बाद हो गए और लोग भी बर्बाद हो गए, लेकिन इनको पीने का तरीका नहीं आता। आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग एक बेवड़े में रहती है, किंग बेबी सिंड्रोम, कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, आई एम डिफरेंट। तो जो लोगों के साथ में हुआ वो अपने साथ में नहीं हो सकता। तो शुरू शुरू में
यही जो विचार थे कि अपन तो थोड़ी बहुत पीते हैं, कभी कभार पीते हैं, किसी ने पिला दी तो पीते हैं, तो मैं शराब की तरफ बार बार जाने लगा। लेकिन जैसे ही शराब बढ़ते चली गई, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आने लग गए। एक शाई किस्म का इंसान, थोड़ा सा डरने वाला इंसान, बाद में दोस्तों में बिंदास होने लगा। एक दो बार लोगों ने मुझे शराब के अड्डे में देख लिए। मैं चोरी छुपके से शराब के अड्डों में घुसता था, लेकिन जब देख ही लिए तो सारा डर ही खत्म हो गया। अरे अब तो पता ही चल गया ना, अब क्या डरना है। तो मैंने देखा दोस्तों कि अल्कोहल जिंदगी में आने के बाद में मेरे स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। मैं थोड़ा सा और बेखौफ हो गया और निडर हो गया। लोगों की मान मर्यादा, इज्जत या फिर जो डर था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक अलग ही अंदर से कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगा। मगर साथ साथ दोस्तों कुछ निगेटिव चीजें भी पैदा हो गई। जैसा जो पिताजी के प्रति मेरे मन में जो गुस्सा था, वो कब रिजेंटमेंट में तब्दील हो चुका है, खुन्नस बन चुकी है, मुझे पता भी नहीं था। और वो जो खुन्नस थी, वो जो पहले जो गुस्सा था, जो बाद में रिजेंटमेंट बन गया, शराब जिंदगी में आने के बाद पूरा उभार पे आ गया दोस्तों। और फिर पिताजी के साथ में पहले तू मैं, फिर और हिम्मत बढ़ी तो फिर गाली गलौज, उनको अपमानित करना, उनकी हिस्ट्री निकालना, ये सारी चीजें होने लगी। और मैंने कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ये आखिर में एक दिन ऐसा समय लेके आएंगी कि मैं अपने पिताजी पे हाथ छोड़ दूंगा। माँ का अपमान तो वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज थी मेरे लिए। बाहर में भी मेरा स्वभाव थोड़ा उग्र होने लग गया। किसी ने भी अगर मेरे शराबीपन पे सवाल किया या अन्य चीजों पे सवाल किया तो भड़कना शुरू हो गया। तो मैं ये नहीं कहता कि शराब जिंदगी में आने के पहले कभी मैं गुस्सा किया ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नेचुरल है कि मैं शराब जिंदगी में आने के पहले भी मैं गुस्सा हुआ होगा, ये नैसर्गिक चीजें है। लेकिन शराब जो है दोस्तों, वो हमारी भावनाओं को भड़काने का काम करती है, उत्तेजित करने का काम करती है। और जहां तक गुस्से के मामले में है, वो मैंने देखा कि धीरे धीरे मैं शॉर्ट टेम्पर्ड बन चुका हूँ। एक तरफ मेरा शराबीपन बढ़ रहा है, घर की परिस्थितियां पहले ही खराब है, उसका भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मैं जो चाहता हूँ वो मैं नहीं पा रहा हूँ। ना वो गर्लफ्रेंड मिल पा रही है जिसको मैं प्रेम करता हूँ, ना मुझे वो सहूलियतें मिल पा रही है जो मेरे बाकी दोस्तों को मिल रही है। तो ये जो इन सारी चीजों का कुल मिला जुला के जो फ्रस्ट्रेशन था, वो कहीं तो भी दोस्तों मेरे एंगर में बदल जाता था, मेरे गुस्से में बदल जाता था। वही गुस्सा रिजेंटमेंट में तब्दील हो जाता था, खुन्नस बन जाती थी, और वो कहीं तो भी फुट निकल पड़ती थी। दोस्तों के साथ संबंध खराब हो रहे, पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हो रहे, रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हो रहे। जैसे तैसे पढ़ाई करके प्रोफेशन में गया एक अच्छे, वहां लोगों से संबंध खराब हो रहे। क्योंकि एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी तो पहले ही थी, अपने आप को गांव का शाहना, सब कुछ समझ लेने की भावना, आई एम डिफरेंट। तो कोई भी मेरे बारे में चर्चा करे या मुझे सलाह देने की कोशिश करे तो मैं पहले ही चुप कर देता था उसको। ये मेरा स्वभाव बन चुका था, बिल्कुल भड़कीला, शॉर्ट टेम्पर्ड। और यही चीजें मुझे कैसे बार बार शराब की तरफ लेके जाती थी, उस वक्त पता ही नहीं चला। कब दोस्तों मेरा जो गुस्सा है वो शराब पीने का एक बहाना बन गया मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन आज मैं याद करता हूँ कि शराब पीने का एक बहाना मेरा गुस्सा बन चुका था। और कई बार तो दोस्तों कुछ भी नहीं होता था, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी शराब पीना है करके बनावटी गुस्सा पैदा करो कि अब दिमाग खराब हो गया है, अब मैं दारू पीता हूँ और फिर बताता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे अल्कोहलिज्म को जब मैं याद करता हूँ तो मेरे इस गुस्से ने उसको बढ़ाने में बहुत मदद की। यही गुस्सा मेरे अंदर में एक रिजेंटमेंट की भावना बन के बैठ गया था, जिसकी वजह से दोस्तों मैं रातों की नींद नहीं सो सकता था।
एक शराबी आदमी जब नशे में नहीं होता तो वो सब लोग जिन जिन लोगों ने उसके खिलाफ में कुछ काम किया हो या बातें की हो या उसको नुकसान पहुंचाया हो, उनको याद करके, उनके किस्से याद कर करके अंदर के अंदर अपने आप को सताते रहता है। उसके अंदर बदला लेने की भावना जो है वो उग्र होते रहती है कि मैं इन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया, मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी माँ ने वैसा किया, पड़ोसी ने वैसा किया, दोस्त ने ऐसा बोला, रिश्तेदार ने ऐसा बोला। उनको सबक सिखाने की, उनको पनिश करने की, उनसे बदला लेने की। लेकिन एक मेरे जैसा शराबी इतना हदबल और इतना बेकार होता है, इतना कायर होता है कि वो किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता, पर मानसिकता खराब हो जाती है। तो अब उसके पास में एक ही इलाज है, लड़ तो सकता नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एक ही चीज है, शराब। मैं ज्यादा से ज्यादा शराब इसीलिए पीना चाहता था कि मैं अपने दिमाग को शांत कर दूं। जो भी चीजें मेरे मन में चल रही है, किसी के भी प्रति जो निगेटिव थॉट्स मन में खेल रहे हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसको ये करना है, उसको वो करना है, वो मुझे सोने ही नहीं दे रहे। तो आखिरकार दोस्तों मेरे पास में दारू पीने के अलावा रास्ता कौन सा बचता है? क्योंकि शराबी अच्छी नींद लेना चाहता, जितने भी उसको परेशान करने वाले विचार रहते हैं उनसे वो आजाद हो जाना चाहता, और उसके पास में तरीका एक ही रहता है, दूसरे तरीके तो मालूम होते ही नहीं, दूसरे तरीकों पे उसको भरोसा भी नहीं रहता। कोई बोलता है यार दारू छोड़ दे, हम तो दारू छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हमको मालूम है कि यार दारू ही तो एक सहारा है कि मैं अपने सारी दुनिया के गम भुला दूं, जो भी मेरे मन में तनाव वाली बातें हैं, गुस्सा है, एंगर है, और भी चीजें हैं, उससे अगर मुझे निकलना है तो अपने आप को दारू में डुबा दूं। तो जितना ज्यादा बड़ा गुस्सा, जितनी ज्यादा खुन्नस, उतनी ज्यादा शराब। अपने आप को शराब में पूरी तरीके से डुबा देके, ब्लैकआउट में जाके मैं उससे मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से जो गुस्सा, जो खुन्नस, नाराजगी की जो भावना है दोस्तों, हमारे जिंदगी को नष्ट नाबूद कर देती है। इसीलिए इसको बोला गया कि ये नंबर 1 ऑफेंडर है हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जिसको बिग बुक के नाम से भी हम जानते हैं, जो AA का बेसिक टेक्स्ट है। चैप्टर 5 में साफ तौर पर लिखा है दोस्तों, जहां रिजेंटमेंट की इन्वेंटरी के बारे में लिखा है कि ये जो रिजेंटमेंट है ये नंबर 1 ऑफेंडर है, यानी पहले नंबर का अपराधी। जब हम गुस्से में भरे हुए होते हैं, किसी न किसी व्यक्ति, परिस्थिति या चीजों के प्रति खुन्नस से भरे हुए होते हैं, तो ये जो भावना है ये हमसे सारे प्रकार के अपराध करवाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं खुन्नस में हूँ, गुस्से में हूँ, नाराजगी में हूँ, तो मैं किसी के भी साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। बड़े बड़े खतरनाक कांड गुस्से में हुए हैं। पल भर का गुस्सा, पल भर के गुस्से में किसी की जान चली जाती है, किसी का और कुछ नुकसान हो जाता है। कई बार हम अपना खुद का भी नुकसान कर देते हैं, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो विवेक चले जाता है, विजडम चले जाता है, सद विवेक बुद्धि मर जाती है। हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो कहीं तो भी खत्म हो जाती है। और अगर हम उस समय को कैसे तो भी निकाल दें तो हम बहुत बड़ी घटनाओं से, दुर्घटनाओं से, गलतियों से भी बच सकते हैं। लेकिन उस वक्त कहाँ सोचता है? तो ये जो एंगर है या ये जो रिजेंटमेंट की जो भावना है, ये हमसे हर प्रकार का अपराध करवा सकती है। नंबर 1 ऑफेंडर। हम अपने शब्दों से किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, उसके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं, किसी का आर्थिक नुकसान कर सकते हैं, किसी का शारीरिक मानसिक नुकसान कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। बड़े बड़े अपराध जो हुए हैं, बड़े छोटे जो भी हो, सब इस गुस्से की वजह से, इस रिजेंटमेंट की भावनाओं की वजह से हुए। तो यदि अब A में आने के बाद भी, इन सारी चीजों को समझने के बाद भी कि ये मेरे लिए फायदे का सौदा नहीं है, फिर भी अगर मैं इस भावनाओं के साथ में खेलते रहना चाहता हूँ, हम कई बार अपनी भावनाओं से भी खेलते रहते हैं, हमारे अपने दोषों से भी हमको प्यार हो जाता है
ए में आने के बाद, अपनी इस आध्यात्मिक बीमारी को समझने के बाद भी हम अपने चरित्र के दोषों को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमको अपने दोषों से प्यार हो जाता है। जैसा अगर मान लीजिए कि हमको कोई फुंसी या थोड़ा सा फोड़ा हो गया, तो हम उस फोड़े का इलाज ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उस फोड़े या फुंसी के आसपास में अगर हमने सहलाया तो हमको एक मीठा मीठा दर्द होता है, हमको मजा आती है उसमें, अरे बढ़िया अच्छा लग रहा है। और अगर इस फोड़े की अगर दुरुस्ती हो गई या फोड़ा सुधर गया तो साला वो मीठा मीठा मजा नहीं आएगा। अब वो फोड़ा अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो कब वो नासूर बन जाता है, कब सड़ जाता है और कब उस अंग को काट देना पड़ता है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। ठीक वैसे ही दोस्तों, ये जो हमारे चरित्र के जो दोष है, ये चरित्र के दोष उस फोड़े से भी खतरनाक है, क्योंकि यदि उनको अगर हमने बढ़ने दिया, उन पर अगर हमने काम नहीं किया, तो आगे जाके ये कितनी बड़ी मुसीबत पैदा करने वाले हैं हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसा कि हमारा स्वभाव है, हमको उनसे प्यार रहता है, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। अरे यार, दारू बंद करने के लिए आए थे, यहाँ तो सब ये ऐसा ऐसा बता रहे, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो, तो करे क्या? अगर मैं थोड़ा गुस्सा कर लेता हूँ तो क्या बिगड़ता है? अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो ये लोग तो मेरे सर पे चढ़ जाएंगे। अरे इनको दबा के रखना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरों को डोमिनेट करने के लिए, दूसरों को सबक सिखाने के लिए कब हम अपनी मानसिकता खराब कर देते, कब हमारे संबंध खराब हो जाते, हमको पता भी नहीं चलता। और इन चीजों पे काम नहीं करने की वजह से अनगिनत लोग ए में आने के बाद, चाहे वो नए लोग हो चाहे वो पुराने लोग हो, फिर दोबारा शराब की तरफ में गए हैं। जैसा बताया मैंने कि पल भर का गुस्सा सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और हम सीधे दारू के अड्डे पे। अगर दारू नहीं पिए तो हम और कुछ नुकसान कर देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, किसी का मन दुखा देंगे, किसी को जलीकटी बात सुना देंगे, किसी का और प्रकार का नुकसान कर देंगे, और दूसरों का नुकसान तो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी मानसिकता खराब कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, ये जो सारे चरित्र के जो दोष है, जिसमें ये एंगर और गुस्सा भी शामिल है, ये हमारी सोबराइटी के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक चीज है। ये जो नॉर्मल लोग होते हैं वो उसको मैनेज कर ले, वो उनका अपना प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है, उसके लिए किसी भी तरीके से ये जो एंगर है, या ये जो एंगर बाद में जो खुन्नस में बदल जाता है, किसी भी तरीके से फायदे का सौदा नहीं है। ये मेरी सोबराइटी को कभी भी खत्म कर सकता है, ये कभी भी मेरी जिंदगी में वापस दोबारा शराब ला सकता है, और अगर शराब नहीं लाया तो मेरा आज का दिन खराब कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों, बिग बुक चैप्टर 5 में ही जहां रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री है, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि यदि हम सोबर रहना चाहते हैं और हम इस जीने का आनंद लेना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, तो पहली फुर्सत में इस गुस्से से हमको दूर होना पड़ेगा। कैसे गुस्से से बचा जाए? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैंने खुद भी अनुभव किया, और साफ तौर पे एक लिटरेचर में लिखा भी है, शायद 7वें कदम में, कि शायद हमारे चरित्र के दोष पूरी तरीके से न जाए, लेकिन हमारा गोल जरूर हम रख सकते हैं कि हम इन चरित्र के दोषों से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों, शायद गुस्सा हमारे अंदर से पूरी तरीके से कभी भी न जाए, कभी भी खत्म ना हो, क्योंकि ये एक नैसर्गिक चीज है, सब में पाई जाती है, इंसानों में है, जानवरों में है, सब में है। लेकिन मैं अगर लगातार इस पर काम करता हूँ, अपनी सोबराइटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देके, तो 100% दोस्तों इसकी तीव्रता को कहीं तो भी मैं कम कर सकता हूँ। आज जो भी इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं, जो अच्छे खासे सोबर है, चाहे वो साल भरे के सोबर क्यों न हो या 50 साल के सोबर क्यों न हो, वो आज इस बात को रखेंगे कि उनको गुस्सा आता है लेकिन शराब का विचार नहीं आता। जबकि पहले अल्कोहलिज्म में जैसा ही दिमाग खराब हो गया कि दूध, दही, लस्सी, नींबू, नारियल, ये सारी चीजों की याद ही नहीं आती थी। दिमाग खराब हो गया
कि अपने दिमाग को शांत करने के लिए बस एक ही याद आती थी, वो थी शराब। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मिरेकल्स देखिए, जब हमने इस बात की जो है यानी जरूरत हमने समझे कि यदि मुझे शराब से दूर रहना है तो मुझे अपने गुस्से पे भी काम करना पड़ेगा। मैं उस जगह को छोड़ सकता हूँ जहाँ गुस्सा आ रहा है, मैं उस समय 2-4 गिलास पानी पी सकता हूँ, मैं मीठा खा सकता हूँ, उस वक्त किसी से बात कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। अनगिनत प्रकार के टिप्स के जो मेंबर्स है अपने अनुभव के माध्यम से रखते हैं कि वो जो पल भर का गुस्सा जो मेरा घात कर सकता है, यदि मैंने वो समय निकाल लिया तो मैं बड़ी तकलीफ से बच सकता हूँ। लेकिन कुछ बेसिक चीजें भी दोस्तों बिग बुक चैप्टर 5 में हाउ इट वर्क्स में दी गई है। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं यदि दूसरों की वजह से अगर परेशान हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरी ही गलती रहती है, बिल्कुल दूसरों की भी गलतियां होती है, दूसरे भी मेरा नुकसान करने के लिए कभी कभी देखते हैं। लेकिन मैं अगर दूसरों की वजह से परेशान हो रहा हूँ तो कुछ दोष तो मेरा भी है, ये मेरी अपनी भावनात्मक कमजोरी है। कोई भी आ जाता है और मुझे छेड़ के चले जाता है और मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं अपनी भावनात्मक कमजोरी पे काम ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही जो एक ही प्रिंसिपल्स मुझे बताते हैं कि मैं लोगों को बदल नहीं सकता। हमारी सेरेनिटी प्रेयर कहती है कि भगवान हमको आत्मशांति दे उन चीजों को स्वीकार करने की जिनको हम बदल नहीं सकते। हम ना व्यक्तियों को बदल सकते हैं, हम ना परिस्थितियों को बदल सकते हैं, हम ना और चीजों को बदल सकते हैं। तो जितना जल्दी ये स्वीकार भाव हमारे मन में आ जाएगा कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा और इसीलिए सब मेरे मन के मुताबिक होने वाला नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो सकती है। ज्यादातर तौर पे हमको नाराजगी, गुस्सा और खुन्नस इसीलिए पैदा होती है क्योंकि हमारे मन के हिसाब से होता नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं। इसमें हमारा जो किंग बेबी सिंड्रोम है, जो साइकेट्रिक मनोचिकित्सक लोग बताते हैं कि हम सभी लोग माँ के गर्भ से ही वो किंग बेबी सिंड्रोम लेकर पैदा होते हैं। ओमनीपोटेंस की भावना, सर्वशक्तिमान होने की, विशेष होने की भावना, एक बादशाही सोच, और वही सोच पैदा होने के बाद में भी जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, अपने आप को कुछ अलग समझना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अपने आप को बादशाह समझना। यदि हमने जिंदगी के अनुभवों से नहीं सीखा, नहीं बदले, तो चाहे कितनी भी उम्र हो जाएंगी वही सोच रहेंगी, मैं तो गांव का बादशाह हूँ, लोगों ने मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। अब जैसे बच्चे को अगर जो बच्चा जो चाहता है वो नहीं मिला तो वो रोएगा, लाते मारेगा, चिल्लाएगा। अब यही बच्चा अगर बड़ा हो गया, मानसिकता में बदलाव नहीं है, तो वही सब चीजें रहेंगी, वही इमेच्योरिटी रहेंगी, सहनशीलता नहीं आएगी। जो भी फ्रस्ट्रेशन जिंदगी में आते हैं, जो भी विपरीत परिस्थितियां आती है, उनको सहन करने की शक्ति नहीं रहेगी, तो वो बच्चों जैसे ही चिल्लाएगा। जैसा बच्चा चांद के लिए रोता है वैसा ही ये आदमी कितना भी बड़ा हो जाएगा तो बच्चे जैसी ही हरकत करेगा। मैं जिसकी भी अपेक्षाएं कर लूं वो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो फिर कोई व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, चीजें हो, सब कुछ मेरा अनुकूल होना चाहिए। और जब तक होते रहती है तब तक रंगा खुश, लेकिन जैसे ही मन के विपरीत चीजें होनी चालू हो जाती है, यानी अगर लोग है तो वो लोग मेरे मन के हिसाब से नहीं चल रहे, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं कर रहे, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, तो वहां मेरा दिमाग सटकना चालू हो जाता, ऊपर का खाना गर्म होना शुरू हो जाता। वही मेरी नाराजगी का कारण है। यही नाराजगी गुस्सा बन जाती है अगर बार बार हो तो, और वही गुस्सा बाद में रिजेंटमेंट बन जाता है, खुन्नस बन जाता है कि मैं लोगों के बारे में दिन रात सोचते रहता हूँ, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, अब मैं इनको देखता हूँ, मैं अब उनको बताता हूँ, मैं अभी इनकी ऐसी करूंगा, मैं इनका बदला लूंगा। ये रिजेंटमेंट से ग्रसित इंसान, ये गुस्से से ग्रसित इंसान कभी भी मानसिक तौर पे खुश रह नहीं सकता। और इसीलिए एक प्रोग्राम बोलता है लेट गो लेट गॉड। ये जो फार्मूला है ये मेरे जैसे शराबी को गुस्से से बचने के लिए, फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए
वन डे एट ए टाइम बेसिस पे रोज के रोज अपनाना ही पड़ता है कि सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं होगा। अगर किसी ने मेरा कुछ गलत किया भी है, कोई विपरीत चीज हुई भी है, तो भी उसके पीछे उलझने की बजाय या उन लोगों से लड़ने की बजाय यदि मैं लेट गो करता हूँ, तभी मैं मानसिक शांति को पा सकता हूँ। और बहुत ही दूसरी अहम चीज जो बोली है दोस्तों, कि जो बाकी के जो लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं या जो जिन्होंने मुझे तकलीफें दी है, तो वो भी मेरे जैसे ही बीमार लोग हैं, वो भी स्पिरिचुअली सिक है। क्योंकि जैसे मैं अपने आप को स्पिरिचुअली सिक मानता हूँ, आध्यात्मिक रूप से बीमार मानता हूँ, और मैंने भी लोगों का बहुत सारा नुकसान किया है। किसी का आर्थिक किया, किसी का मानसिक किया, किसी का शारीरिक किया, किसी का आध्यात्मिक किया। और मैं लोगों से माफी की अपेक्षा करता हूँ कि मैं तो अल्कोहलिक हूँ, मैं तो बीमार इंसान हूँ, तो लोगों ने मेरी गलतियों के लिए माफ करना चाहिए। अभी तो मैं दारू बंद कर चुका हूँ, मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो भाई यही चीज तू दूसरों के बारे में क्यों नहीं करता? दोस्तों, इस चौथे कदम की रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री ने इतना बड़ा बदलाव मेरी जिंदगी में लाया। मेरे अंदर के सारे रिजेंटमेंट निकल गए। सारे नहीं भी निकल गए होंगे तो मैक्सिमम रिजेंटमेंट इन्वेंट्री लेने के बाद में, और जहां आखिरी का कॉलम है अपनी छानबीन करना, मैं कहाँ गलत हूँ। जैसे ही मैंने वो लिखा कि पहले तो किसके किसके प्रति नाराजगी, गुस्सा और खुन्नस है, क्या कारण है, मेरा क्या क्या नुकसान हो गया, और आखिरी में मैं कहाँ गलत था। ये प्रोग्राम अपनी इन्वेंट्री लेने का है, दूसरों की इन्वेंट्री लेने का नहीं। और जैसे ही मैंने अपनी इन्वेंट्री लिया तो मैंने पाया 99% जगह पर दोषी मैं था। लोगों ने मेरी बदनामियां किए, लोगों ने मेरी अफवाहें फैलाए, लोगों ने मेरा नुकसान किया। ये जो मैं ब्लेम करते रहता था, तो उसका कारण तो मैं खुद ही था, क्योंकि मैं शराबी बन चुका था। लोग समझा रहे, मैं मानने को तैयार नहीं। मैं कुछ भी उनको बोल रहा हूँ, उनको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, किसी का आर्थिक नुकसान कर रहा हूँ, किसी के दिल और मनों को चोट पहुंचा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरा परिवार बीमार हो रहा है, ये मैं सोच ही नहीं रहा था। मैं बस अपने ही बारे में सोच रहा था। एक सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड इंसान रहता है अल्कोहलिक, सिर्फ अपना देखने वाला, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के हिसाब से सोचने वाला। मेरी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हो, चाहे फिर लोग नरक में जाए, लोग तकलीफों में रहे, उन्होंने मुझे प्रेम देना चाहिए, मेरी सहानुभूति करनी चाहिए, मेरे लिए ही सब कुछ करना चाहिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। तो अपनी इन्वेंट्री में पता चला दोस्तों कि जैसा मैं बीमार हूँ, तो वैसा ही बाकी के लोग भी बीमार हैं, और जिसकी वजह से मेरे पिताजी के प्रति जो खुन्नस थी वो साफ हो गई। इस प्रोग्राम की बदौलत मैंने अपने पिताजी को भी दोस्तों स्वीकार किया कि वो भी एक बीमार व्यक्ति है, और मेरे संबंध बहुत अच्छे हो गए। मैं मरने के पहले उनकी सेवा कर पाया। 6 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी, काफी वो बीमार रहा करते थे, लेकिन मैंने पवित्र मन से और दिल से उनकी सेवा की। मेरे मन में अगर जरा भी वो पुरानी खुन्नस और गुस्सा रहता, तो क्या मैं अपने पिताजी की सेवा कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। मैंने दोस्तों उनकी सारी जो गलतियां हैं वो मैंने लेट गो कर दी, माफ कर दी। मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी, मैंने कितना सताया, मैंने कितना रुलाया। मैं ये भूल गया कि जब मैं बीमार गिरता था तो मेरे पिताजी मुझे दवाखाने ले जाते थे। सवेरे शराब बहुत हो जाती थी, बिस्तर से उठ नहीं पाता था, तो वही मुझे पानी पिलाते थे, संडास बाथरूम में ले जाते थे। बचपन से न जाने उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया था, लेकिन मैं कैसा स्वार्थी इंसान, मैंने इतना ही याद रख लिया कि उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। तो ये अपनी इन्वेंट्री लेने का जो प्रोग्राम है, जब हम अपनी इन्वेंट्री लेते हैं, हमारे अंदर का सारा जो गुस्सा है, सारे जो रिजेंटमेंट की भावनाएं हैं, वो गल जाती है, गल के निकल जाती है। इसका फायदा मुझे हुआ कि हम बाकी के लोगों को भी आध्यात्मिक रूप से बीमार समझ के उनको ट्रीट करें। बार बार अगर वो हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारे बारे में गलत फहमियां फैला रहे, उनसे लड़कर हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हमारा ही दिमाग खराब होने वाला है। बेहतर है कि भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनका अच्छा हो। और सही में दोस्तों, जब इस एक प्रोग्राम को हम फॉलो करते हैं वन डे एट ए टाइम बेसिस पे, कि भगवान मेरे हिसाब से नहीं होने वाला सब, तेरी इच्छा,
जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, तेरी इच्छा, लेट गॉड करना। तो लोगों की गलतियां है, माफ करके आगे बढ़ना, अपनी गलती है, माफी मांग लेना। ये चीजें जब हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, 1 से लेकर 9 कदम तक ये जो तत्व है, 10वें कदम में हमको रोज प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। 10वां कदम डेली प्रैक्टिस का कदम है। क्या आज के दिन हम अपने आप को सोबर रख पाएंगे? क्या आज हम अपनी भावनात्मक कमजोरियों पे काबू रख पाएंगे? क्या आज हम दूसरों के लिए और अपने लिए एक उपयोगी जिंदगी जी पाएंगे? ये सबसे बड़ी एसिड टेस्ट है आज के दिन। तो गुस्सा आज भी आएगा, मुझे आज भी गुस्सा आता है, मैं आज भी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। लेकिन दोस्तों, अब मैं देखता हूँ कि इस प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद लेट गॉड करने में ज्यादा तकलीफ नहीं जाती। बीवी से अनबन हो भी गई, बच्चों पे कभी मैं गर्म हो भी गया, क्योंकि बच्चों पे कभी कभार होना भी पड़ता है। ऐसा ही नहीं कि मैं बहुत लाड़ प्यार करूँ और कुछ उनको समझाऊँ ही नहीं, बोलूँ ही नहीं। तो बहुत सारी जगह मुझे इसका भी उपयोग करना पड़ता है। लेकिन डांटने का, गुस्सा करने का एक तरीका होता है। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है करके मैं किसी को गाली गलौज कर दूं, किसी को मारपीट कर दूं, किसी का खून कर दूं, ये चीजें आज नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि दारू पीने के तो विचार ही नहीं आते। ये एक ही प्रोग्राम की बदौलत है कि मैंने समझ लिया कि मेरे गुस्से की, मेरे रिजेंटमेंट की घातकता कितनी है। मेरा गुस्सा मुझे 2 मिनट में दारू पिला सकता है, और ये अगर खुन्नस में बदल गया तो मेरी रात, दिन और रात की जो चैन है, सुख चैन है, वो छीन सकता है। आज मैं सिर्फ सोबर नहीं रहना चाहता, आज सिर्फ शराब से ही दूर नहीं रहना चाहता। आज मैं एक खुशनुमा जिंदगी जीना चाहता हूँ, किसी प्रकार का इमोशनल हैंगओवर ना हो। और उसके लिए दोस्तों, अपने गुस्से पे मुझे नजर रखनी पड़ती है। भगवान से आज के दिन प्रार्थना करनी पड़ती है कि भगवान मुझे गुस्से से बचा, मैं लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर सकूं, उनको बीमार समझ के ट्रीट कर सकूं, इसकी मुझे शक्ति दे, इसका मार्गदर्शन दे। मैं आज अपना जो दिन है, अपनी जो रात की नींद है, उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता। मैं करवट बदल के रात को अपने बिस्तर पे इधर के उधर नहीं होना चाहता। मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ। मैं एक हैप्पी दिन आज बिताना चाहता हूँ। और उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि इस गुस्से पे मैं नजर रखूं, इसको समझूं, इसका जो पूरा सिस्टम है वो कैसे मेरे किंग बेबी सिंड्रोम से, मेरे ईगो से जुड़ा हुआ है। आज मैं इसको समझ पाता हूँ। आज दोस्तों मैं ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करता हूँ, विनम्रता प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं कोई गांव का बादशाह नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ कि सब मेरे मन के हिसाब से होगा, लोग मेरे हिसाब से चलेंगे, काम धंधे पे इनकम मेरे हिसाब से होंगी, परिस्थितियां मेरे हिसाब से होंगी। ये आज सोच जो है, पुरानी सोच, इसको मुझे बाजू रखना पड़ता है। लेट गॉड अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है। और तब जाके मैं पाता हूँ कि आज का दिन मैं बेहतर तरीके से बिता पाता हूँ। आज के दिन गुस्से की वजह से कम शराब पीने के विचार जो आते हैं उसको मैं रोक पाता हूँ। और यही तरीका है दोस्तों, अपने गुस्से को समझकर उस पर काम कर अपनी सोबरिटी को और सेरेनिटी को मेंटेन करने का, जो एक एक दिन के आधार पे आप लोगों के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से करने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।